Hello everyone, my name is Divyansh Jaiswal and I'm a physics faculty. So basically आज जो हमारा टॉपिक है that is light. Light एक कॉमन टॉपिक है, 10th की बात करूँ या 12th की बात करूँ, क्योंकि 12th में हम इसको रे ऑप्टिक्स के नाम से भी पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में, दैट इज अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइट। लाइट कहते किसे हैं, क्या होती है लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड द मिरर्स। ओके, एंड आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड इमेजेस। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल्सो अबाउट द स्फेरिकल मिरर। So that is something that comes under the type of mirror only, and we will discuss it later. So as you can see here, concave and convex mirror, तो इसके बारे में भी आज हम पढ़ाई करेंगे. Okay, so अब बात करते हैं लाइट की. लाइट होती क्या है? It is a type of electromagnetic radiation that allows the human eye to see or makes the objects visible. And it is also defined as the visible radiation to the human eye. Photons, which are tiny packets of energy, are found in light. अब इस चीज को समझते हैं हम. एक्चुअल में इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लाइट. कैसे? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. अब जैसे कि अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दैट इज मून एंड सन. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं मून की, मून हमें क्यों विजिबल है, क्यों हमें दिख रहा है? तो वो हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सन लाइट रेज है, सन से निकलती हुई जो लाइट रेज है, वो उस पे फॉल हो रही है, इसलिए हमें वो विजिबल है. और अगर मैं सन की बात करूंगा तो वो खुद एक सोर्स ऑफ लाइट है. हमें सन भी ऑल्दो विजिबल है, बट इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट. ऐसा नहीं है सन के ऊपर भी कहीं से लाइट फॉल हो रही है. इसका मतलब ये चीज सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होंगी. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें जितनी भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो या तो इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि उन पे लाइट फॉल हो रही है, या तो फिर इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि वो खुद एक सोर्स ऑफ लाइट है. सो दैट इज अबाउट द लाइट. और अगर मैं लाइट की बात करूं ना, तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Okay, and it is also, as I have already read, that it is also defined as the visible radiation to the human eye. Photons, which are tiny packets of energy, are found in light. Okay, so अब मैं कुछ चीजें और भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बेसिकली अबाउट लाइट रे. अगर मैं लाइट की बात करता हूँ ना, प्रॉपर्टीज की इसके कुछ, सो फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट. Light always travels in a straight line. The speed of light is faster than sound. Light travels at a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर बोली गई है कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ही ट्रैवल करेगा. इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट रे जो होता है ना, वो बहुत ही आलसी होता है. वो हमेशा एक शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है. और हमें पता है, अगर मैं कोई भी पॉइंट इस यूनिवर्स में ले लूं, एक पॉइंट ए कंसिडर कर रहा हूं, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए कंसिडर किया और एक पॉइंट बी मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है. अब यहाँ पर अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी की बात करूंगा, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी दिस स्ट्रेट लाइन, ऑल्दो आई हैव नॉट draw that much straight, but still it is अंडरस्टैंडेबल. ओके, तो दूसरी चीज जो यहाँ पर बताई गई, दैट इज अबाउट स्पीड. लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि लाइट की जो स्पीड है दैट इज 3, इसके आगे आप 8 जीरोस लगा दो, इतने मीटर्स एक सेकंड में. तो ये बहुत ज्यादा है. और अभी तक कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. ओके, सो ओके, सो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. अब ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो, क्योंकि लाइट अपने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. और भी बहुत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जैसे कि एक्स रे, गामा रे, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स. इन सभी की जो स्पीड होती है दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ओनली. और लाइट भी इसी स्पीड से ट्रैवल करता है. बट अदर देन द लाइट, और वी कैन से अदर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे.
Okay, light is a transverse wave that travels without the use of a medium. लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और इसी वजह से इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। अब जैसे सनलाइट है वो हमारे पृथ्वी तक आ रही है और हमें पता है इसके बीच में बहुत ही बड़ा स्पेस है, जो स्पेस है उसको भी हम स्पेस ही बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो अब जो सनलाइट है वो हमारे प्लैनेट तक पहुंचती है और फॉल होती है हमारे सरफेस पर प्लैनेट के। So it is only because the light travels without any medium, without the use of any medium. Okay, तो लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, अगर मैं बात करूंगा साउंड की, क्योंकि साउंड चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, चाहे वो अगर आप 10th में अभी पढ़ रहे हो तो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा साउंड के बारे में। और आपको एक चीज पता है कि साउंड रिक्वायर्स अ फिजिकल मीडियम टू ट्रेवल। बेटा अब अगर मैं आपको मून पर ले जाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मून पे चले गए कभी एज एन एस्ट्रोनॉट और कभी, ठीक है, अगर आप मून पे हो और वहां पर मैं एक टॉर्च लेकर के खड़ा हूं, मैं टॉर्च जलाता हूं तो आपको उसका पाथ विजिबल होगा, क्योंकि लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। बट अगर मैं दूसरे जेब से एक गन निकालूं और फायर कर दूं, बेटा आपको आवाज नहीं आएगी, आपको आवाज आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड साउंड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या सीखा कि लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा लाइट के ना कुछ फिनोमेना होते हैं जो वो फॉलो करता है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ फिनोमेना होते हैं ऐसे जो हम लाइट में देख सकते हैं। उसमें से एक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक बार इस चीज को समझते हैं। Reflection is the phenomenon in which the light travels in one medium, incident on the surface of other, returns to the first medium, obeying the law of reflection. इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं आपको समझाता हूँ। बेटा होता क्या है ना, जब भी लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस पर फॉल होती है, मान लो मैंने एक मिरर कंसिडर किया या एक सरफेस कंसिडर किया जो कि पॉलिश्ड है। ओके, अब लाइट रे जैसे ही इस सरफेस पे फॉल होगी, एक स्ट्रेट लाइट रे, मैं रे की बात कर रहा हूं, तो यहां पर होगा क्या, ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है ना, ये रिफ्लेक्ट होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस, एंड दिस phenomena is called as a reflection of light. Okay, so this was the reflection of light. Now अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट उससे पहले भी कुछ चीजें हमें समझनी है, ठीक है? पहले एक काम करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो जस्ट मैंने रीड कर दिया, शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो एक बार मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ, एक बार इसको हम समझते हैं होता क्या है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉलिश सरफेस लिया एंड दैट इज अ प्लेन मिरर। मैंने एक प्लेन मिरर लिया, अभी प्लेन मिरर भी हम समझेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। ये मैंने मिरर लिया है और मिरर को ये मैंने कुछ ऐसे दिखाया है कि ये वाली जो साइड है इसकी, ये साइड है पॉलिश्ड, और जो ये वाली साइड है दैट इज अ रिफ्लेक्टिंग, और वी कैन से अ शाइनी साइड और अ रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है बच्चों, अब लाइट रे जो इंसिडेंट होगी ना, इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें लाइट रे जाती हुई दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां तक आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्मल इज व्हाट? नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो लाइट रे है ना, जहां कहीं भी फॉल होगी इस मिरर पर, तो यहां से होगा क्या, यहां से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और इस पॉइंट पर अगर मैं 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। Okay, so this is the incident ray, this is the normal, and this is the reflected ray. समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी को? आई थिंक यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ और चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मैं अब यहाँ पर दूसरा कलर यूज करके आपको समझाता हूँ। सपोज दैट मिरर कुछ ऐसा है। अब मिरर अगर ऐसा है और कहीं भी लाइट रे कहीं भी फॉल होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैं कंसिडर कर रहा हूँ लाइट रे कुछ ऐसे आई और भाई वो कुछ ऐसे फॉल हो गई इस पॉइंट पर। जब इस पॉइंट पर फॉल हुई है ये हमारी लाइट रे, तो हम नॉर्मल जो बनाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हमेशा सीधा होगा, नहीं, नॉर्मल हमेशा ही सरफेस से परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होगी।
स्ट्रेट लाइन तो होगी बट इस सरफेस से परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बना देना है, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, ये वाला गलत हो जाएगा, ये आपका सही होगा अगर आप इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइट रे, कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट हो जाता है कि लाइट रे, भाई ये लाइट रे को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो एक बार मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। बच्चों देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइट की ना, तो लाइट इज एक्चुअली अ बीम दैट कंटेन्स अ बंडल ऑफ लाइट रेस। लाइट रे की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गई हमारी रे, और इसी के बंडल को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल लाइट रेस ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज द बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट और आपको लाइट रे में डिफरेंस समझ में आ गया भाई, लाइट रे और बीम ऑफ लाइट होती क्या है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए भाई, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लाइट रे को हम थोड़ा सा दूसरे कलर से एक बार मैं बना देता हूँ सो दैट, अब लाइट रे कुछ ऐसे फॉल हो रही है सरफेस पर, और यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल, और लाइट रे फिर ऐसे जा रही है। सो दिस वाज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे होगी, और इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हम कहेंगे कि दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एंड दिस इज द नॉर्मल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर ये इंसिडेंस हो रहा है। ओके, नाउ it's the time to discuss about the angle of incidence and angle of reflection। ये क्या होता है एक बार इस चीज को समझते हैं। बच्चों देखो, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं ना, दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये जो एंगल हम लेते हैं, ये हमेशा नॉर्मल के साथ में ही एंगल लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एंगल आई, एंड दिस विल बी द एंगल आर विच इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो एंगल आई हो गया हमारा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस which is the angle between the incident ray and the normal। Similarly, जो reflected ray होगा ना, अगर हम उसकी बात करते हैं angle of reflection की, that is called as the angle of reflection, of course, angle of reflection, and this is the angle between the normal, ये normal और reflected ray के बीच का जो angle होगा, this will be the angle of reflection। बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लेन मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, सो एक बार उसको समझते हैं, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूंगा, मैं कुछ ऐसा सरफेस अगर कंसिडर कर रहा हूं, और एक साइड इसकी पॉलिश है। जनरली अगर आप मिरर को देखते हैं, मिरर के पीछे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक पॉलिश लगी होती है किसी कलर की। ओके, सो दैट इज द पॉलिश्ड पार्ट ऑफ दैट मिरर, और ऑपोजिट साइड में जहां हम खुद को देख पाते हैं या ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट और शाइनी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। ये बात आपको समझ में आ गई है? अब प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? प्लेन से हम क्या मतलब समझते हैं? सीधी कोई भी चीज जिसका कोई कर्वेचर ना हो, मतलब जरा सा भी कर्व ना हो, वो कंप्लीटली स्ट्रेट हो, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। जैसे मेरे पास यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये प्लेन है। बिल्कुल उसी तरीके से कांच के एक टुकड़े को अगर आप लेते हो, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट इज पॉलिश्ड, देन इट बिकम्स अ मिरर, और उस मिरर को हम कहेंगे प्लेन मिरर। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है, द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, the image is laterally inverted, the image is erect, the size of the image is the same as the size of object, the distance between the image obtained from the mirror is the same as the distance between the object from the mirror। अब एक एक करके इन चीजों को मैं समझाता हूं आपको। यहां पर सबसे पहली बात जो बोली गई, दैट इज द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। अब ये वर्चुअल से मतलब क्या है? यहाँ पर वर्चुअल इमेज का मतलब ये होता है ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। आगे हम और डेप्थ में समझेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस में, जब पढ़ रहे होंगे कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होती है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। रियल इमेज हमारी तब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअली मीट हो रही हो, और एक स्क्रीन पर जब एक्चुअल में लाइट रे मिल रही है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्रीन पर। उस केस में हम इस इमेज को बोलेंगे रियल इमेज।
और अगर मीट नहीं हो रही है या वर्चुअली हम देख पा रहे हैं खुद को आईने में, बट हम उस इमेज को एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, देन एट दैट केस हम बोलेंगे द इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो ये तो बात हो गई कि इमेज हमारी वर्चुअल होगी। लैटरली इन्वर्टेड और एरेक्ट में आपको दोनों चीजें समझाता हूँ। जब आप मिरर में खुद को देखते हो ना, जब आपकी इमेज बन रही होती है, अगर आप राइट हैंड उठाओगे और आप उसको एज अ पर्सन देख रहे हो जो आपकी इमेज बन रही है, तो आपको लगेगा यार मैंने तो लेफ्ट हैंड उठाया है। बात समझ रहे हो आप? So that is the laterally inverted as well as you get the erect image. Now, next is the size of the image is the same as the size of the object. मतलब कि मिरर पे जो आपको दिख रहा है ना साइज ऑफ द इमेज, दैट इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक बात और ट्रू है, अब अगर यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ किसी को भी, यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ भाई कोई एक पर्सन है, वो ग्राउंड में यहाँ पर ऐसे खड़ा है, और इस मिरर से कुछ एक्स डिस्टेंस पर अगर वो खड़ा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी ना बच्चों, वो मिरर के अंदर बनेगी। जस्ट अ सेकेंड, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना दिया, तो इसको एक बार मैं 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा ना इमेज की, तो इमेज जो बनेगी इस बॉय की, वो सेम डिस्टेंस पर बनेगी विच इज एक्स बिहाइंड द मिरर। आप समझ गए? मतलब आप मिरर से ना अगर 2 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हो, तो ऐसा नहीं है आपकी इमेज ऐसा लग रहा है हाँ यार मिरर के जो सरफेस पर ही बना हुआ है, यहाँ पर इमेज नहीं बनती है। इमेज बनेगी 2 मीटर अंदर की तरफ में। सो एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 2x which is 2 + 2 that is 4 मीटर। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जा रही है। ओके, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई प्लेन मिरर के बारे में। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स। बेसिकली अगर मैं मिरर के टाइप की बात करूंगा ना, सो ये दो टाइप के हमारे मिरर्स हमें देखने को मिलेंगे। एक तो हो गए हमारे प्लेन मिरर जो मैंने अभी आपको सिखाया, और दूसरे हो गए स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने प्लेन मिरर तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। स्फेरिकल मिरर में भी हमारा दो टाइप का मिरर होता है, एक होता है कनकेव मिरर और जो दूसरा होता है दैट इज द कन्वेक्स मिरर। तो आपको मैं एक बार इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, अब अगर मैं बात करूंगा स्फेरिकल मिरर की, तो इसको मैं आपको बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई थिंक इसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिटवीन द कनकेव कन्वेक्स। और जो टर्म हम यूज करते हैं ना, उसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। होता क्या है, जब आप अच्छे से किसी चीज को पढ़ लेते हो, एक बार समझ लेते हो, तो आपको फिर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, जैसे मैंने एक बहुत बड़ा स्फेरिकल शेल लिया, ऑल्दो ये कंप्लीट मैंने अच्छे से स्फीयर नहीं बनाया है। आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 1 सेकेंड। ओके, सो ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है। दिस इज अ स्फेरिकल शेल which is made of which is made of glass. This spherical shell is made of glass. अब ये कांच का बना हुआ एक स्फेरिकल शेल है। जैसे कि आप प्लेन मिरर में देखते हो कि पीछे के साइड में कुछ कलरफुल पॉलिश होती है, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर पाओगे कि अगर ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, अगर मैं इसको बाहर की साइड से पॉलिश कर दूं, अगर मैं इसको बाहर की साइड से पॉलिश कर दूं कुछ इस तरीके से, और एक और मैं स्फेरिकल शेल ड्रॉ करता हूं और इसको मैं कुछ अंदर से ऐसा पॉलिश कर दिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप कोई सा भी सेक्शन कट कर रहे हो, जैसे अगर मैं इस फर्स्ट केस में बात करूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। सो फर्स्ट केस में अगर मैं कैसा भी सेक्शन यहाँ पे कट आउट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसा कट आउट किया या ऐसा किया या ऐसा एक इसको कट कर दिया स्फेरिकल शेल को, ये 3D पिक्चर है, ऑल्दो ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, बट इट्स अ शेल।
ओके तो ये एक 3D पिक्चर है एक तरीके से, आप ऐसा इमेजिन करना, बिकॉज इट्स अ शेल नॉट अ सर्कल। तो अब इसका जो मैं पार्ट ले रहा हूं दैट इज दिस पार्ट, कुछ ऐसा हमें ऑब्टेन होगा। सिमिलरली सेकंड पिक्चर में अगर मैं कैसा भी सेक्शन यहाँ पे कट आउट करूंगा, द थिंग दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर इज समथिंग लाइक दिस, कुछ हमें ऐसा सा मिलेगा। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके तो अब यहाँ पर ये दो बातें तो हमें समझ में आ गई। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। ओके तो अब ये चीज हम समझ गए कि भाई हमें जो पिक्चर ऑब्टेन होगा, जो हमें ऑब्जेक्ट ऑब्टेन होगा, दैट विल बी ऑफ दिस टाइप और दिस टाइप। अब इसको आगे मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ आपको। बच्चों देखो होता क्या है, अगर मैं इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल शेल, और इस काइंड ऑफ टाइप ऑफ मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव नाम क्यों पड़ा ये भी हम समझते हैं। एंड ऑल्सो कन्वर्जिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग क्यों है, ऐसा क्यों है? अब आप ऐसा इमेजिन करो, आपको एक ऐसा सरफेस दे दिया गया, 1 सेकेंड, कुछ ऐसा सरफेस है, ओके और एक वॉल आप कंसिडर करो, एक वॉल आप कंसिडर करो कि कोई वॉल है, ये दिस इज अ वॉल। वॉल जनरली स्ट्रेट होता है बट ठीक है, कर्व्ड वॉल है। यहाँ पर यहाँ पर एक बॉय है जिसका नाम है संजू। अब ये संजू क्या कर रहा है, संजू के पास एक बास्केट है जिसमें ढेर सारी टेनिस बॉल है, ये उठा रहा है और इस वॉल पे फेंक रहा है। होगा क्या, अगर बॉल इसके पास से इस जगह पर हिट करती है तो बॉल कुछ ऐसे जाएगा। बॉल अगर इस एरिया में हिट करती है तो बॉल कुछ ऐसे जाएगा। इस तरफ बॉल हिट करती है तो बॉल कुछ ऐसे जाएगा। सिमिलरली अगर बॉल इधर हिट करेगा तो कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई? तो एक तरीके से हो क्या रहा है, जितनी भी बॉल्स इस पे जा रही है ना, वो सब कन्वर्ज हो रही है। वो जब सब कन्वर्ज हो रही है, दैट्स व्हाई अब अगर मैं इस मिरर की बात करूंगा, हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और लाइट रे कैसे भी फॉल करे अपने पाथ को लेकर के, तो हमेशा वो कन्वर्ज होगा। और कनकेव में भी हम यही ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर। तो लाइट रे फॉल हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती है। ओके ऑल्दो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, वो भी हम समझेंगे क्या होता है। पर आपको ये बात समझ में आ गई कि हम इसे कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, दैट इज अबाउट द डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो हम डाइवर्जिंग मिरर के बारे में भी समझते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके अब कंसिडर करो बच्चों, ये वॉल अब कुछ ऐसी है। अगर ये वॉल कुछ ऐसी है, बल्ज आउट है, दिस इज अ वॉल, अगर ये वॉल है, और फिर से अब आता है भाई वापस से संजू, कहता है यार इस बॉल पे जरा हिट करके देखता हूँ टेनिस बॉल को। उसने क्या किया, बकेट से उठाई बॉल्स को और फेंकना स्टार्ट किया। जब उसने यहाँ फेंका, बॉल कुछ ऐसे चली गई। जब इधर फेंका, बॉल नीचे की तरफ आ गई। इधर फेंका तो बॉल कुछ ऐसे जा रही है। अब इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम एक बात समझ रहे हैं कि संजू ने जितनी भी टेनिस बॉल को हिट किया, ओके वो सभी इस तरीके से बाउंस हो रही थी जैसे वो डाइवर्ज हो रही हो, जैसे वो डाइवर्ज हो रही हो। ओके सो इसीलिए जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट थिंग, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी बुलाते हैं। यहां तक तो आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट होगा। सो कन्वर्जिंग मिरर भी क्लियर है, डाइवर्जिंग मिरर भी क्लियर है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिरर्स दैट वी कैन ऑब्जर्व। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अब सिंपल सी परिभाषा अगर मैं आपको बोलूं कनकेव या कन्वेक्स मिरर की, तो आप क्या बोलोगे? कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, सबसे पहली बात, वो दोनों भाई हैं, दोनों ब्रदर्स हैं। ओके तो अगर आप और आपके भाई, आपसे पूछा जाता है आपके पापा कौन है, दोनों के पापा ऑफ कोर्स सेम होंगे, दोनों के फादर सेम होंगे। व्हाट्स योर फादर्स नेम? तो आप दोनों तो एक ही नाम लोगे ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा कनकेव और कन्वेक्स मिरर की ना, तो इनके जो फादर हैं, मतलब जहां से हम इसे ऑब्टेन कर रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेल। भाई कनकेव और कन्वेक्स मिरर किसका पार्ट है? कि स्फेरिकल शेल का ही पार्ट है ना। तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कनकेव और कन्वेक्स मिरर को कि दीज आर द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल शेल। बट हाँ, कंडीशन क्या है? पॉलिश होना चाहिए। और दोनों में अलग अलग पॉलिश हमें देखने को मिलती है, एक में बाहर की तरफ, एक में अंदर की तरफ। आपको ये पार्ट क्लियर है? ओके अब हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर।
ओके, सो अब ये जो टर्म्स है इसमें क्या क्या है एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ. दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और हम बात करेंगे फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर, और फोकस से रिलेटेड हमारा होता है फोकल लेंथ. हम इसके बारे में बात करेंगे, फोकल लेंथ, एंड ऑल्सो अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो इसको समझना शुरू करते हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, तो एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं यहाँ पे एक लेक कंसिडर कर रहा हूँ, एक कनकेव मिरर. और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो कनकेव मिरर है ना, ये किसका पार्ट होगा? ये पार्ट होगा एक स्फेरिकल शेल का. और इस स्फेरिकल शेल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा. ये जो शेल है उसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा. दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर. बात समझ में आ गई आपको? ऑफ दिस कनकेव मिरर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल शेल ऑफ व्हिच द कनकेव मिरर इज अ पार्ट, इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये जो सेंटर है ना, जिस स्फेरिकल शेल का पार्ट है, ये उसका जो सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दैट पर्टिकुलर कनकेव और कन्वेक्स मिरर. इसी तरीके से अगर मैं कन्वेक्स की बात करूंगा, तो कन्वेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एक स्फेरिकल शेल का पार्ट होगा. वन सेकेंड. तो ये जिस स्फेरिकल शेल का पार्ट होगा उसका भी कुछ सेंटर होगा. दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर. क्लियर है? अच्छा, अब ये जो मिरर है ना हमारा, ये मिरर यहाँ से यहाँ तक का था, तो इसका एक पॉइंट होगा सेंटर पर विच इज कॉल्ड एज द पोल. तो इसको हम बुलाते हैं पोल. यहाँ पर सी जो है, दैट इज, मैं लिख देता हूँ एक बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर. पी इज द पोल. दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक ही लाइन पॉसिबल है. आप सभी ने पढ़ा होगा मैथ्स में, आप सभी को पता है. एंड दैट लाइन इज कॉल्ड हियर एज द प्रिंसिपल एक्सिस. बच्चों, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर है? AXIS. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, तो यहाँ पर हमें बात हो गई सेंटर की, बात हो गई पोल की, और हमें एक और चीज पता है, सेंटर और पोल को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होगी, दैट विल बी द रेडियस. बच्चों, अगर एक स्फेरिकल शेल में कंसिडर कर रहा हूँ, उसका रेडियस ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है. भाई, जब जिस स्फेरिकल शेल का ये पार्ट है, उसकी रेडियस तो हम कहीं भी ले सकते हैं. हम चाहे तो, जैसे यहाँ पर मैंने कन्वेक्स जो बनाया था, हम ये वाला ये भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द रेडियस. ट्रू, बट नॉट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. हम जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम बात करेंगे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दैट इज ओनली द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कनकेव और कन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पर अगर मैं पोल को P से डिनोट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से, सो दिस इज द लाइन which is called as the radius of curvature. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे radius of curvature. होपफुली आपको क्लियर होगा. वन सेकेंड, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है. ओके, कोई बात नहीं. सो ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे दैट इज अबाउट द फोकस. अब ये फोकस क्या होता है, एक बार इस चीज को अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ. मैंने यहाँ पर लिया कनकेव मिरर फिर से, और हमने अभी तक पढ़ा दैट इज अबाउट द पोल, सेंटर, ये जिस भी स्फेरिकल शेल का है पार्ट, उसका सेंटर, और एक लाइन ज्वाइन करती हुई जो कि पास हो सेंटर और पोल से, दिस इज द रेडियस. अब बच्चों देखो, होगा क्या अगर मैं यहाँ पर मैं कंसिडर कर लूं पैरेलल लाइट रेस जो इस पे फॉल हो रही हैं. फॉल होने के बाद ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है. इस पॉइंट को पता है हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. वो सभी स्फेरिकल मिरर का एक ही पॉइंट होता है जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होगी. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस. अच्छा, ये जो लाइट रेज है ना, इनको हम पता है क्या कहते हैं? पैरेलल लाइट रेज, और एक और नाम से हम इसको जानते हैं, दैट इज
पैराक्सियल, पैराक्सियल लाइट रेस। क्लियर है? अब ये जो पैराक्सियल लाइट रेज होंगी ना, ये एक पॉइंट पर मिलेगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस। अब फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द फोकल लेंथ ओनली। मतलब अगर मैं ऊपर वाले पिक्चर में बात करूंगा तो इसके और इसके बीच में कहीं पर फोकस आता है, और ये जो लेंथ होगी दिस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, दिस पर्टिकुलर लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और अपर्चर की अगर हम बात करेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड। मतलब अगर मैं यहाँ पर कनकेव ले लूं तो इसके जो मिरर एंड्स हैं इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा दैट इज द अपर्चर। क्लियर है? होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई यहाँ तक। और अभी अगर मैं डिफाइन करूंगा एक एक चीज को, अगर आप डिफाइन भी आपको करना पड़ जाए तो बहुत इजीली आप डिफाइन कर सकते हो। पोल को आप बोल सकते हो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप बोल सकते हो इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल शेल ऑफ विच द कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप रेडियस को डिफाइन कर सकते हो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और आप डिफाइन कर सकते हो फोकस को, when the parallel light rays or paraxial light rays falls on a mirror। बट हाँ, ये पैरेलल किससे हैं बेटा? पैरेलल एक दूसरे से तो हैं, बट प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। ओके, देन इट विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड व्हाट? फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, और ये जो फोकस पॉइंट होगा इट विल कम इन द मिडल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये पॉइंट आता है फोकस। अच्छा, इसके बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो C है और ये जो P है, 1 सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर ये जो F पॉइंट है ये फोकल लेंथ हो गया, और ये हमारा हो गया रेडियस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा दैट विल बी द हाफ ऑफ द रेडियस, और हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। क्लियर है? एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अपर्चर। तो यहाँ तक आई थिंक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई, एक एक पार्ट आपको क्लियर है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको। सिमिलरली अगर मैं आपको कन्वेक्स मिरर के लिए भी बताऊं तो कन्वेक्स मिरर के लिए आप बड़े आराम से समझ सकते हो। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ये जिस स्फेरिकल शेल का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस convex mirror का जो middle point होगा that will be the pole, and if we pass a line which is passing through the pole and the center of curvature, then this line is called as a principal axis. Just a second. Then this line is called as a principal axis. Similarly, when the parallel light rays falls on it, not like this here, मिरर के पीछे नहीं, कुछ इस तरीके से, तो ये डाइवर्ज होगा। ये डाइवर्ज हो रहा है, कभी मिलेगा तो है नहीं अगर कोई भी दो लाइट रेस डाइवर्ज हो रही हैं, बट दे विल अपीयर टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। मतलब अगर मैं पीछे की तरफ इस लाइट को एक्सटेंड करूंगा ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मीट करेगा, दैट पॉइंट इज द फोकस ओनली। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक तो क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक को कवर किया। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, और इसके बाद जो आता है दैट इज अबाउट द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर बेस्ड करेंगे। मिरर फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड जो इसमें साइन कन्वेंशन वाला पार्ट है उसमें बहुत से बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बड़े स्ट्रगल करते हैं वो, तो बड़े इजीली हम साइन कन्वेंशन भी कवर करेंगे। Okay, so that's all from my side, students. Thank you. Thank you and have a nice day.